आपकी बेटी अगर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ती है और अपने मुस्तकबिल के बारे में बिल्कुल भी वो सीरियस नहीं है, ना घर के कामकाज में सीरियस है, ना पढ़ाई में सीरियस है, तो आपने करना क्या है? कुछ दिन पहले मैं अपनी बेटी को लेता हूँ और गाड़ी भी लेके मैं निकल जाता हूँ। मैं उसको बोलता हूँ आओ आज हम कहीं पे सैर करने जाते हैं, कुछ सीखते हैं। मैं उसको लेके अपने एक गरीब रिश्तेदार के पास जाता हूँ जिसका घर गलियों के अंदर मौजूद है। हमारे माशरे में बहुत बड़ी तादाद ऐसी मौजूद है जो कि गलियों के अंदर दूर दराज इलाकों में रहते हैं और उनके घर के अंदर 2-2 3-3 कमरे बस होते हैं। मैं उस रिश्तेदार के घर लेके जाता हूँ, वहाँ पे वो हमें ड्राइंग रूम में बिठाते हैं। उसके घर में टोटल 3 कमरे होते हैं। ड्राइंग रूम में बिठाते हैं, टूटे से इस तरह कमज़ोर से सोफ़े पड़े होते हैं। उसके घर के अंदर उसके सास ससुर, उस लड़की के सास ससुर और उसके खावंद के 2-3 भाई भी वहाँ पे रहते हैं, जिनके बहुत सारे बच्चे भी वहाँ पे मौजूद होते हैं। उसका जो खावंद होता है उसकी तनख्वाह तकरीबन 25 से 30 हज़ार रुपया होती है। तो इस तरीके से वो अपनी ज़िंदगी गुजार रही होती है। वो हमें पानी पिलाते हैं और साफ़ तौर पर नज़र आ रहा होता है कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हम वहाँ पर खाने का टाइम में तो खाना खा के जाएँ। ये नहीं कि वो खाना खिलाना नहीं चाहते, बल्कि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अगर वो 4-5-6 हज़ार रुपये का हमें खाना खिला देंगे तो उनका पूरा महीने का जो पूरा सिस्टम है वो सब खराब हो जाएगा। तो वहाँ पे रहने वाली लड़की की ज़िंदगी किस तरह गुजर रही है? वो सुबह उठती है, वो सफाइयाँ करती है, बर्तन धोती है, खाने पकाती है, बच्चों को संभालती है। उसके बाद जो बाकी टाइम बचता है वो उसका आपस में लड़ाई झगड़ों में चल पड़ता है, क्योंकि उसे घर के अंदर बहुत सारे मुश्तरका लोग रह रहे होते हैं और खावंद की आमदनी भी इतनी ज़्यादा नहीं है। इस पूरे तरीके से उनकी ज़िंदगी गुजर रही होती है। मैं अपनी बेटी को वहाँ पर ये सब चीज़ें दिखाता हूँ और वहाँ से हम वापस आ जाते हैं। आने के बाद मैं रास्ते में उसको पूरा बताता हूँ कि इस घर के अंदर ऐसा ये पूरा सिस्टम चल रहा है, क्योंकि वो रिश्तेदार होते हैं, पहले से भी उसको उनके पूरे सिस्टम का पता होता है। वहाँ से आने के बाद रास्ते में मैं एक अपने बचपन के दोस्त के घर जाता हूँ। वहाँ पे जाता हूँ, जो मेरा बचपन का दोस्त होता है वो और उसकी बीवी बाकायदा एक बिजनेस चला रहे होते हैं अपने घर में, और उनका पूरा सेटअप बना होता है जो कि ऑटो पे चल रहा होता है। और उनके घर में पोर्च के अंदर भी एक गाड़ी खड़ी होती है, बाहर भी गाड़ियां खड़ी होती हैं। वो आता है, दरवाज़ा खोलता है, हमें अंदर ले जाता है बाप बेटी को। अंदर लेके जाने के बाद उसने कुछ खाने का बंदोबस्त नहीं किया होता। ठीक 5 मिनट के बाद वो फ़ोन करता है और तकरीबन 20 से 25 मिनट के अंदर अंदर कुछ वो ऑर्डर करता है और मुख्तलिफ़ किस्म के खाने आ जाते हैं। वो हमें अच्छा खासा खाना खिलाता है और काफ़ी खाना बच भी जाता है, जो वो फैमिली पूरे बात बोलते हैं ज़ाया नहीं करेंगे, वो खाते हैं। खैर, इस तरीके से उनका पूरा सिस्टम देखने के बाद हम वहाँ से आ जाते हैं। मैं अपने बेटी को बाहर निकल कर बताता हूँ, देखो ये है, ये वो जो बेटी है उस घर में, जो मेरे दोस्त की बीवी है, वो एक पढ़ी लिखी खातून है। उसने अच्छी खासी डिग्री की थी और बाद में उसके बाप ने भी उसको अच्छा सपोर्ट किया था, पैसे के तौर पे नहीं, उसको बाकी चीज़ों में सपोर्ट किया था और उसने अपना बिजनेस खड़ा करने में कामयाब हो गई थी। फिर उसकी शादी भी एक ऐसे लड़के से की गई थी जो दोनों एक ही फील्ड से ताल्लुक़ रखते थे और अभी वो बाकायदा एक बिज़नेस खड़ा करने में काफ़ी अरसे से कामयाब हो चुके हैं। उनका बिज़नेस ऑटो पे चलता है। अब वो सिर्फ अपने बिज़नेस को देखें, बाकी पूरा टाइम जो वो अपने बच्चों की तरबियत पे और हर टाइम इधर उधर सैर करने पर गुजारते हैं। ये दोनों घरों की स्टोरियाँ मैं अपनी बेटी के सामने रख लेता हूँ। हम वहाँ से निकल आते हैं। मैं आने के बाद अपनी बेटी को बताता हूँ कि ये 2 रास्ते हैं आपके पास ज़िंदगी में। एक तरीका ये होता है कि जब बेटी इस उम्र में होती है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, उसको घर के काम काज करने चाहिए, सफाइयाँ करे, कपड़े धोए, बर्तन धोए, ये सब काम पूरे घर के करने चाहिए, क्योंकि आगे जाके जब उसकी शादी होती है तो उसने वही जो गलियों के अंदर मौजूद घर है उस तरह के किसी घर में जाना होता है, वहाँ पे इन चीज़ों का होना ज़रूरी है। लेकिन अगर वो चाहती है कि वो गलियों में रहने वाले घर की तरह अपनी ज़िंदगी ना गुजारे, बल्कि मेरे दोस्त की तरह एक अच्छी ज़िंदगी गुजारे, तो उसके लिए अभी से उसको अपने पढ़ाई पर तवज्जो देनी होगी, अपने कारोबार पर तवज्जो देनी होगी, अपने अंदर कुछ चेंजिंग लानी होगी, अपने अंदर वैल्यू क्रिएट करनी होगी, तब भी वो आगे जाके दुनिया के अंदर वैल्यू क्रिएट कर सकेगी और अपने बच्चों को भी अच्छी तरबियत कर सकेगी। ऐसा मुमकिन बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी हरकतें उन जैसी हों जो लड़की वहां पे छोटे छोटे घरों में रहती थी, गलियों के अंदर रहती थी, लेकिन ख्वाब आप इस घर वाली लड़की के देख रहे हो कि मेरी ज़िंदगी तो मेरी इस तरह की गुजरे, लेकिन मेरी हरकतें जो हैं वो उस तरह की हो। ये पूरी बात आपने अपनी बेटी को अच्छे तरीके से बतानी है और उसके सामने ये दोनों रास्ते आपने अच्छे तरीके से रख देने हैं और उसको ये बताना है कि आप हो वो आदमी, इसमें नसीब का कोई अमल दखल नहीं होता, किसी भी चीज़ का अमल दखल नहीं होता। आप जिस तरह की अभी आदतें करोगी, जिस तरह के काम करोगी, जिस तरह की डायरेक्शन लोगी, जिस तरह की पढ़ाइयाँ करोगी, जिस तरह के प्लान करोगी, उसी तरह की ही अल्लाह पाक आगे जाके आपको ज़िंदगी देगा। ये नहीं हो सकता कि आप जो करोगे अल्लाह पाक आपको उससे मुख्तलिफ ज़िंदगी देगा। ये पूरी बात अच्छे तरीके से आपने अपनी बेटी को समझाना है और इस उम्र में मैं आपको यकीन दिलाता हूँ उसको वो बहुत सीरियसली इन बातों को समझेगी और आगे वो अपनी ज़िंदगी की डायरेक्शन इसी तरह करेगी।
इसी तरह एक और बात, कुछ अर्सा पहले तकरीबन 1-2 महीने पहले मेरे बेटे का बाजू टूट जाता है। बाजू टूट जाता है, मैं उसको अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाता हूँ, आधे घंटे 1 घंटे के अंदर अंदर वो उसका प्लास्टर भी कर देते हैं, पूरा एक्सरे वगैरह करके सब कुछ खत्म कर देते हैं। हम वापस घर आ जाते हैं, फिर 1 महीने के बाद वो हमें टाइम देते हैं आपने दोबारा आना है। अब 1 महीने के बाद मैं उस हॉस्पिटल में नहीं जाता। मैं क्या करता हूँ, मैं अपने दोनों बच्चों को कुछ सिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं उनको लेके जाता हूँ एक गवर्नमेंट का हॉस्पिटल में। गवर्नमेंट का हॉस्पिटल में हम पहुंचते हैं, वहां पे जाके मैं उनको बताता हूँ कि यहाँ पे थोड़े पैसों में हमारा काम हो जाएगा। मेरे बच्चे जाहिरी तौर पे खुश होते हैं कि अच्छा चलो अब्बू अच्छी बात है, यहाँ पे कम पैसे लगेंगे। वहां पे जाके मैं लाइन में खड़ा, तो लाइन में खड़ा होने के बाद 1.5-2 घंटे के बाद मेरा नंबर आता है। मैं वहां पे 30-35 रुपए देता हूँ, मेरी पर्ची बन जाती है। पर्ची लेने के बाद मैं अपने बच्चों को अपने साथ ही रखता हूँ, उनको सब ये दिखा रहा होता हूँ, वहां पे रश हर चीज दिखा रहा होता हूँ और लोगों की हालत भी दिखा रहा होता हूँ। इन लोगों को देखो, ये सब गरीब लोग हैं। वहां से पर्ची लेके मैं आगे ओपीडी में जाता हूँ। ओपीडी के अंदर बड़ा सा एक हॉल होता है, वहां पे भेड़ बकरियों की तरह लोगों का रश जमा होता है। वो रश में अपने बच्चों को दिखाता हूँ और बोलता हूँ ये देखो यहाँ पे हमारा नंबर कब आएगा, कब हम एक्सरे कराएंगे, कब हमारा ये सारा प्लास्टर उतरेगा और कहोगा ये बिल्कुल भी आज होना मुमकिन नहीं है, इसको कम से कम 1-2 दिन और लग जाएंगे। ये सारी सिचुएशन दिखाने के उसको वहां से ले जाता हूँ। जाके वही जो हॉस्पिटल पहले बेहतर हॉस्पिटल था वहां पे जाते हैं, वहां पे पर्ची कटाते हैं, 10 मिनट के अंदर मेरा नंबर आ जाता है। आधे पौने घंटे के अंदर अंदर हम वहां से फारिग हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर हमें अच्छी तरह वो ट्रीट करता है, सबको हमारा प्लास्टर उतारता है अच्छे तरीके से। वहां पे मेरे तकरीबन कोई 8-10 हज़ार या 15 हज़ार रुपए शायद लग जाते हैं उस टाइम पे। लेकिन आने के बाद मैं अपने बच्चों को बताता हूं कि बच्चों ये देखो ये 2 रास्ते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा रास्ता चुनना चाहते हो, आपको कौन सी जिंदगी अच्छी लगती है। वहां पे जो गरीब लोग मौजूद थे जिनके पास इतनी आमदनी नहीं है कि वो अपना इलाज किसी बेहतर जगह पे करा सकें, वो आप अपना पूरे 2-3 दिन का टाइम जाया कर रहे हैं। उनके पास वक्त की कदर बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये सब कुछ ऐसा नहीं है कि अल्लाह पाक ने उनके नसीब में ऐसा लिखा हुआ है या अल्लाह पाक ने उनको यहां तक पहुंचाया, नहीं, ये उनकी हरकतें हैं। वो अपनी चीज को अच्छे तरीके से प्लान नहीं करते, वो टाइम के ऊपर मेहनत नहीं करते, वो टाइम पे पढ़ाइयां नहीं करते, इस तरह वो सब चीजें कुछ भी प्लान नहीं करते, इस वजह से वो गरीब रह जाते हैं। लेकिन आगे जाके वो माशरे में ये बताते हैं कि हम गरीब हैं, हमें अल्लाह ने गरीब रखा हुआ है, हमारा नसीब ही ऐसा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप अपनी जिंदगी में आगे क्या चाहते हैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए? क्या आप ये चाहते हैं कि आपके माँ बाप जब अगली उम्र में जाके बीमार हो जाएंगे तो आप उनको यहाँ पे सरकारी अस्पताल में लेके आएंगे? जब यहाँ पे लेके आएंगे छोटे छोटे इलाज के लिए 2-3 दिन लगेंगे, डॉक्टर भी अच्छे नहीं मिलेंगे, इलाज भी अच्छा नहीं होगा, आपका बाप वैसे यहाँ पे मर जाएगा। लेकिन अगर आप आज अच्छे काम करते हैं, अच्छी तरक्की करते हैं, कल को आपके बच्चों का भी आपने इलाज कराना है या अपना भी आपने इलाज कराना है या मेरे यानी अपने माँ बाप का भी इलाज करना है, जब आपके पास सहूलियात मौजूद होंगी। सहूलियात तभी मौजूद होंगी जब आप अपने अंदर को चेंजिंग लेके आएंगे, अपने अंदर को बेहतरी लेके आएंगे, पढ़ के, हुनर सीख के, अच्छे स्किल सीख के आगे जल्दी से जल्दी अपना एक बिजनेस क्रिएट करके आप अच्छी जिंदगी गुजार सकेंगे। तो आपने ये आज फैसला करना है कि आपने आगे जिंदगी में जब भी आपके साथ कोई मसला बने, आपने सरकारी अस्पतालों में आके धक्के खाने हैं या आपने बेहतर अस्पताल में जाके 1 घंटे के अंदर इलाज करके वापस पहुंच जाना है। तो ये दोनों चीजें मैंने अपने बच्चों को इस तरह से सिखाई हैं। तो आज के लिए इतना काफी है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।